आपका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि सारे काउंटी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं आपका दोस्त विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेशनल अफेयर्स के पहले न्यूज़ के ऊपर ले चलता हूँ। तो पहला न्यूज़ क्या आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने मैंडेट कर दिया गया। अभी तो ड्राफ्ट लेके आए हैं, लेकिन बोला गया उस ड्राफ्ट में कि जो एबीएस है और हेमलेट है, जो 2 व्हीलर लेते हैं लोग, उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा 1 जनवरी 2026 से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं जो अपना बाइक बनाते हैं उसमें एबीएस सिस्टम देना पड़ेगा और उसके साथ ही जो है हेमलेट भी जो है देना पड़ेगा। अब इसके बारे में पूरा न्यूज़ पढ़ते हैं, क्या न्यूज़ है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इन्होंने मैंडेट कर दिया गया है और ये जो है एक तरह का ड्राफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट मोस्टली जो है ड्राफ्ट बनाया गया है ये, और ये जो है बाद में इसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा कि कैसे क्या करना है। तो इसके अंतर्गत बोला गया है इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, और ये इंस्टॉलेशन आपको मिलेगा AIS, दिख रहा होगा। AIS का मतलब क्या, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल, आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख सकते हो, ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जो है ये रखा गया है 151। ये ABS का स्टैंडर्ड है जो कि इंडिया फॉलो करती है। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड है ये प्रोवाइड किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। तो इनके द्वारा प्रोवाइड किया स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड बोला गया है कि हर एक बाइक में होना पड़ेगा। ठीक है, ABS सिस्टम जो है हर एक बाइक में होना पड़ेगा। इसके साथ ही जो है BIS सर्टिफाइड हेमलेट भी देना पड़ेगा बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डीलर के द्वारा। ठीक है, डीलर के द्वारा जो है ये हेमलेट भी दी जाएंगी। तो पहले क्या था कि पहले सिर्फ एक हेमलेट जो है वो मैंडेटरी था, बट अब जो है 2 हेमलेट जो है मैंडेटरी कर दिया है। और ये हेमलेट आप देख सकते हो, ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उस रेट पे रहने वाला है। मतलब क्या हुआ, एक ISI मार्क वाला हेमलेट रहना पड़ेगा। और कौन सा ISI मार्क आप देख सकते हो, 4151 2015। ठीक है, तो ये इसका कोड है, आपको कोड भी याद रखना है। अभी एग्जाम जैसे देख सकते हो कि IPS में भी जो है GA का भी स्कोर बढ़ा दिया गया है, 50 मार्क्स कर दिया है। और SBI PO के बारे में बात करें, वहाँ पे 60 मार्क्स का GA है। तो GA का जो है वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अब। तो GA में बात करें तो यहाँ पे चांस है कि डीप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस तरह से जो डीप में क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से आपको चीज़ें पूछे जा सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। ये जो मैंडेट किया गया है ABS सिस्टम, या जो 2 हेमलेट जो मैंडेट किया गया है, ये सारे 2 व्हीलर के लिए एप्लीकेबल है रिगार्डलेस ऑफ देयर इंजन कैपेसिटी। पहले क्या था कि जो ABS सिस्टम था वो सिर्फ जो 125 सीसी के ऊपर वाले बाइक्स या स्कूटर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल था। मतलब 125 के ऊपर कौन कौन से रहते हैं, 150 सीसी उसके ऊपर वाले जो भी हैं वो जो है एप्लीकेबल था। और जो 125 या उसके नीचे वाले जितने भी बाइक्स थे उसके पास जो था वो CBS सिस्टम था। मतलब क्या हुआ, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम था। और ये जो है एप्लीकेबल रहने वाला है 1 जनवरी 2026 से। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है, एग्जैक्ट डेट याद रखना। 1 जनवरी 2026 से जो है ABS सिस्टम और जो ये हेमलेट जो लाया गया है ये दोनों चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको ABS सिस्टम और फिर जो CBS सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। अब ABS सिस्टम में क्या रहता है कि मान लेते हैं कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो और आपने अचानक से ब्रेक मारा। तो जब अचानक से ब्रेक मारते हो तो ABS सिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हो ये ABS सिस्टम का इमेज है। तो ABS सिस्टम के अंतर्गत क्या रहता है, जो डिस्क ब्रेक रहता है उसमें जो है ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई की जाती है, इंस्टेंटली अप्लाई नहीं की जाती है, धीरे धीरे अप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से जो बाइक है वो स्किड नहीं करता। ठीक है, तो स्किड करता नहीं, क्योंकि बात करें कि ABS जो धीरे धीरे मारता है इस वजह से। और अगर नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम होता तो अगर आपने जैसे ब्रेक दबाया वैसे वो ब्रेक अचानक से लगाता और बाइक स्किड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्टली ये चीज़ रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पे स्लिपरी रोड बन जाती है रेनी सीजन में, तो वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जो CBS है उस सिस्टम में क्या रहता है, जो CBS सिस्टम है इसके अंतर्गत बाइक में अगर आपने बैक साइड में ब्रेक मारा तो वो जो ब्रेक है वो थोड़ा बहुत जो है फ्रंट साइड में भी लगता है। तो ये जो है पूरा CBS सिस्टम होता है, ये भी रोकता है स्किड करने के लिए, लेकिन जो ABS सिस्टम जिस तरह स्किड करना रोक सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वैसा जो है CBS सिस्टम नहीं कर पाता। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि जो एंट्री लेवल वाले जो बाइक्स रहते हैं जो कि 125 सीसी के नीचे या तो 125 सीसी के ही, तो उसमें जो है 2000 रुपये तक जो है बढ़ोतरी भी हो सकती है 2026 1 जनवरी 2026 तक। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 से जो है ये बढ़ोतरी भी हो सकती है, ऐसा कुछ कहना है पूरा न्यूज़ का। अगर बात करें कि ये स्टेप क्यों लिया गया है, क्योंकि टोटल बताया जा रहा है कि 44.5% जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं 2022 में वो 2 व्हीलर ही मिलेंगे आपको, और उसमें से भी मोस्टली जो है लोगों का हेड इंजरी होता है। ठीक है, हेड इंजरी होने का कारण गाड़ी जो है स्किड कर जाती है बहुत जल्दी। अगर ABS सिस्टम होगा तो डेफिनेटली यार स्किड करना थोड़ा रोक सकेंगे अब,
ठीक है, तो इसी से इनिशिएटिव लिया गया। अब एबीएस सिस्टम के बारे में बढ़े तो आप देख सकते हो कि प्रिवेंट व्हील लॉक एंड स्किडिंग ड्यूरिंग द सडन ब्रेक, अगर अचानक से ब्रेक मारा गया तो फिर स्किड करने के लिए बहुत अच्छा रहता है एबीएस। और एबीएस के बारे में बात करें, ये कुछ 35 to 45 जो है रिस्क जो है वो रोक देता है। मोस्टली जो स्लिपरी रोड होती है या तो जो बारिश के समय जो है रोड गीली हो जाती है, इसके साथ स्किड करती है, तो वो सारी चीज़ जो है एबीएस रोकने का काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है, इसको ध्यान से याद रख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये ऊपर वाला न्यूज़ है, बाकी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको न्यूज़ को समझने के लिए हेल्प की जाएंगी। ठीक है, अगर बात करें हमारे, अगर आपको करंट अफेयर्स खरीदना हो, माइंड मैपिंग फॉर्म में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना हो तो 349 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, आप ले सकते हो। और इवन कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहता है, तो वहाँ से भी वेबसाइट में आके आप विजिट कर सकते हो www.mappingaffairs.com, वहाँ से आप विजिट करके चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा न्यूज़ भी है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रहा है कि अभी 196 ESIC का मीटिंग था शिमला में। ठीक है, कहाँ पे था? शिमला में ये मीटिंग था। ये मीटिंग करवाया जा रहा था बाय मनकुश मांडव्य जी के द्वारा। ठीक है, तो ये अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जो यूथ अफेयर्स है वो भी संभाल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये जो है चेयर कर रहे थे अभी जो 196 एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मीटिंग, या तो ESIC है इसका। ठीक है, इसका वैकेंसीज भी बीच बीच में आते रहता है, आपके लिए भी क्या पता आपको भी मिल जाए वैकेंसीज, तो इसकी वैकेंसीज भी आती रहती है। तो ये जो है एक तरह का मीटिंग हो रही थी शिमला हिमाचल प्रदेश में, जिसका मोस्टली काम था कि सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर सर्विस या वॉलंटरी कंप्लायंस ये सब देने का। तो ESIC करता क्या वो पहले समझते हैं, फिर बाकी जो मेजर अनाउंसमेंट है जो आपको पूरा टेबल दिख रहा होगा इसको कवर करते हैं। तो जो ESI है ये मोस्टली जो वर्कर होते हैं, या तो जो लेबर होते हैं, या तो जो अनऑर्गेनाइज जो लोग होते हैं, उनको मेडिकल सर्विस देने का काम करता है। ठीक है, ये मेडिकल सर्विस कौन लेता है? ये मेडिकल सर्विस जो है कंपनीज लेती है। ठीक है, कंपनी को रजिस्ट्री करना मैंडेटरी रहता है कि ESI में जाके आपको अपना जो भी आपका वर्कर है उनको रजिस्ट्री कराओ, और जो भी वर्कर्स हैं या जो लेबर्स हैं वो ESIC जो हॉस्पिटल रहते हैं, ये ESIC हॉस्पिटल जो है अप्रूव हॉस्पिटल रहते हैं, वहाँ पे जाके अपना चेकअप करा सकते हैं। तो बहुत सस्ते में जो है चेकअप हो जाता है इनका। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या जो लेबर सेक्टर है उनको भी जो है हॉस्पिटल मिल पाए, उसी के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाया था। और इसका मोस्टली यही काम होता है कि जो वर्कर है उनको सही से फैसिलिटी मिल पाए, ये इसका पूरा निगरानी रखती है। ठीक है, उसके साथ कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ESIC जो इनका वेबसाइट है वहाँ पे कैसे जो है काम करने वाले हैं या कौन कौन से वर्कर जो है इनकी कंपनीज में हैं वो सब कुछ। ठीक है, उसके बदले जो है इनको एक कार्ड भी मिलता है, ESIC कार्ड भी मिलता है वर्कर्स को, और उस हिसाब से वो मेडिकल सर्विस ले सकते हैं ESIC में जाके। ठीक है, तो पूरा का पूरा ESIC के बारे में समझा दिया। अब हम समझते हैं क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट की गई इस मीटिंग में। पहला तो जो स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जो इसको रिलॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको रिलॉन्च किया गया है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कवरेज है वो इंडिया में पूरा का पूरा बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 6 महीने तक जो है ये कैंपेन चलाया जाएगा, जिसकी वजह से जो कंपनीज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा और वर्कर जो है अपना जो है ऑफिशियली अपने आप को जो है रजिस्टर कर सकते हैं ESI में। ठीक है, कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं, इवन इंडिविजुअल भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा इस दौरान, 6 महीने के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इवन जो वर्कर्स हैं वो भी जो है ऑफिशियली रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ESIC का जो वेबसाइट है या तो ESIC के ऑफलाइन में जाके जो रजिस्ट्री करने के लिए बोला गया है कंपनीज को, और कंपनीज को बोला गया कि आप जब इस टाइम पे रजिस्ट्री कर रहे होंगे तो आपके ऊपर कुछ फाइन नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, अपना पैसा बचाने के लिए जो वर्कर्स रहते हैं उनको रजिस्ट्री नहीं कराती, तो कंपनीज उसके बदले जो कंपनीज होता है उनके ऊपर कुछ लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो बोला गया है बाय द ESI के द्वारा या तो ESIC के द्वारा कि जो भी कंपनी अगर जिन्हें रजिस्टर नहीं किया होगा तो वो रजिस्टर कर सकते हैं विदाउट ब्रिंग एनी फाइन, और जो वर्कर हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि मान सकते हैं कि मेडिकल केयर, उसके साथ सिक लीव, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत मिल जाती है। ठीक है, तो ESIC ये सारा चीज़ प्रोवाइड करने का काम करता है। वर्कर का मतलब हेल्थ केयर देखने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, इस आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्कीम के बारे में पढ़े। तो नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट की गई है एमनेस्टी स्कीम। तो एमनेस्टी स्कीम के बारे में बात करें तो एक तरह का वॉलंटरी लिटिगेशन, उसके साथ प्रमोट करेगा कंप्लायंस को भी, जो कंपनी का कंप्लायंस है इसको भी इम्प्रूव करेगा। तो ये जो कोर्ट केस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी अगर सही टाइम पे काम नहीं करती तो इनके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है।
तो ये स्कीम जो है ये कोर्ट केस को रिड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया है। एम्प्लॉयर और फिर जो ESIC है इनके बीच में कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये टोटल 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, मतलब टोटल 1 साल लंबा ये जो है स्कीम होने वाला है। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि कंपनी डेट डिड नॉट पे ESIC ड्यू, जब कंपनी को कुछ ना कुछ पैसा भी देना पड़ता है ESIC ड्यू के तौर पे, तो वो उन्होंने अर्लियर अगर उन्होंने पे नहीं किया होगा तो उनके ऊपर कुछ हैवी पनिशमेंट नहीं होगा, इस स्कीम के अंदर ये कहा गया है। और उनको एक सेकंड चांस दिया जाएगा कि आप जो है अपना जो भी ESI रूल है उसको फॉलो करते हुए चलो। तो इसके अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत बोला गया कि ESI जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने का एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है। और ये सेकेंड चांस लेने के लिए जो है जो भी कंपनीज हैं उनको बताना पड़ेगा कि ये मेरा ड्यू रह गया और मैं ये ड्यू फील कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पहले क्या था कि अगर ड्यू फील नहीं करता तो उनके पास हैवी पनिशमेंट लगती थी, और हैवी पनिशमेंट इन द सेंस कि कोर्ट केस के बीच में जो है जाना पड़ता था, जिसके से ESIC को भी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कोर्ट केस जो है तो लंबा चलता है और इवन एम्प्लॉय को भी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों के बीच में जो है सॉल्यूशन लाने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया है। टोटल 1 साल जो है ये स्कीम चलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सिंप्लीफाइड डैमेज फ्रेमवर्क। अब सिंप्लीफाइड डैमेज फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो ये क्या करेगा, इजी करेगा कंपाइलेंस को और रिड्यूस करेगा एम्प्लॉयर बर्डन को, ठीक है। ये अभी 27 जून को मीटिंग हो रही थी, 27 जून 2025 को, तो यहीं से जो है लागू हो भी चुका है। क्या करेगा कि जो कंपनी का जो पेनल्टी बर्डन है उसको कम करेगा। पहले क्या था कि अगर पुराने फाइन के बारे में बात करें तो 25% पर ईयर करके जो है देना पड़ता था एज अ फाइन, बट अब क्या कर दिया, पर ईयर को जो है पर मंथ के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया है और 1% फाइन रखा है, मतलब टोटल 12% जो है हर ईयर जो है फाइन रहेगा अगर कोई कंप्लायंस फॉलो नहीं करता ESIC का, तो ठीक है। तो अब जो पेनल्टी है वो ईजियर हो गया है और इवन अंडरस्टैंडेबल भी हो गया है लोगों के लिए, ठीक है, और फेयर भी हो गया। अब पर मंथ के हिसाब से लगेगा, कोई कंपनी अगर कोई रूल वायलेशन करती है तो उसके ऊपर 1% फाइन लग गया, ऐसा कुछ रहने वाला है। पहले क्या था कि अगर मान लेते कि 1 से 2 3 4 जैसा कुछ 4 बार कुछ गलती कर दिया, 3 बार गलती कर दी, हमें इतना एग्जैक्ट जाना नहीं एग्जाम के लिए, तो 3-4 बार कुछ गलती कर दी तो उसके ऊपर जो है एक बार में 25% का फाइन मार दिया जाता, बट अब हर एक महीने के हिसाब से जो है इनके ऊपर फाइन मारा जाएगा, तो कि एक अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है रिवाइज किया गया आयुष पॉलिसी को भी। आयुष पॉलिसी के अंतर्गत जो है हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है और इसके ऊपर अप्रूवल हुई थी जो 196 ESIC मीटिंग है यहाँ पे। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है या वेलनेस प्रैक्टिस है इसके अंतर्गत इंक्लूड है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि जो ESI हॉस्पिटल्स हैं अब उनको अलाउड है कि वो ऑफर कर सकते हैं आयुर्वेदा, योगा, फिर उन्नति सीधा, तो ये होम्योपैथी, ये सब जो है अब अलाउ कर दिया गया है ESIC हॉस्पिटल को भी, ठीक है। क्योंकि कोई लोग होते हैं जिनको आयुर्वेदा या तो होम्योपैथी से जो है इलाज हो पाता है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है रिवाइज किए गए अंडर द आयुष पॉलिसी, ठीक है। तो आयुष पॉलिसी 2023 में आई थी, उसको जो है रिवाइज किया गया है इस बार। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है वहाँ पे अभी थोड़े टाइम के लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत देखा जाएगा कि ESIC हेल्थ केयर, इसके से जो ESIC हेल्थ केयर है वो एनहेंस होगा रूरल रीजन में, ठीक है, या तो रिमोट रीजन में, और इसको पायलट बेस पे जो कुछ सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे चलाया जाएगा और मोस्टली फोकस है कि रूरल या तो जो रिमोट एरियाज हैं उधर जो है ESI सर्विस, मेडिकल सर्विस पहुँच पाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि कुछ हॉस्पिटल चॉइस किया जाएगा ESI के द्वारा और वो हॉस्पिटल रिमोट लोकेशन या तो जो रूरल लोकेशन है वहाँ पे होगा, ठीक है। कुछ डिस्ट्रिक्ट चॉइस किए गए, वहाँ पे पायलट बेस पे होगा, कैसे जो है चीज़ें होती हैं कैसे नहीं, उसके बाद में जो है इसको एक्सपेंड किया जाएगा बाकी एरियाज में भी, ठीक है। जो भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो कि आना चाहती है वो आ सकती है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ही है जहाँ पे इसको कवर किया गया है और इसके अंदर जो भी बेनिफिट है ESIC का बेनिफिट है वो फुल बेनिफिट जो है वर्कर को मिल पाएगा रिमोट लोकेशन या तो रूरल लोकेशन में भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है अमेंडमेंट किया गया है राजीव गांधी सामरिक कल्याण योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत एक तरह का जो भी जॉब इफेक्टेड जो वर्कर्स रहते हैं उनको हेल्प करने का काम करेगा ये स्कीम। और इसका अभी जो अप्रूवल जो है 196 जो भी मीटिंग हो रहा था वहीं पे हुआ था। क्या काम करने वाला है, जो भी वर्कर जॉब अपना लॉस कर गया है उसके लिए कुछ की चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या था कि जो वर्कर जो लॉस कर गए हैं उनके लिए उनको जो है अप्लाई करना था फॉर हेल्प विद इन 12 मंथ, ठीक है। अब मान लेते कोई वर्कर है ए, वो कुछ कंपनी में काम कर रहा था लेकिन वो कंपनी ने उसको निकाल दिया, तो उसके पास 12 महीने का टाइम था हेल्प मांगने के लिए ESI से कि मेरे को हेल्प दो, मुझे जॉब दो, ये सब के लिए, ठीक है। तो ESI जो है बाद में देखती क्या करना है क्या नहीं, पर अब जो है बोला गया अगर उन्होंने डेडलाइन मिस भी कर दिया तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC है वो स्टिल कैन अप्रूव देयर रिक्वेस्ट। 12 महीने के बाद भी अगर उन्होंने अगर मान लेते हैं जो
वर्कर ए है उसने डेडलाइन मिस कर दिया, तब भी जो है वो डायरेक्टिव जनरल ऑफ ESIC के पास जा सकता है और वो जो है अप्रूवल ले सकता है, ठीक है, अगर जॉब लॉस हुआ तब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये किसके अंदर लिया जाएगा, राजीव गांधी कल्याण योजना के अंदर लिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है जो भी वर्कर्स हैं उनको, पहली चीज़ ये वर्कर्स को और इवन क्या मैटर करता है इंडिया को, पहली चीज़ कि 45% ऑफ इंडियन जो वर्कर्स है वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर्स में ही है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है और वो अभी भी जो है अनरजिस्टर्ड है। तो ये इस जो इनिशिएटिव लिया गया इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होंगी, उसके साथ ही जो वर्कर्स हैं उनका लीगल जो प्रोटेक्शन या हेल्थ केयर प्रोटेक्शन जो है वो सारा हो पाएगा आफ्टर लॉन्चिंग ये 6 तरह के स्कीम्स, ठीक है। उसके साथ जो प्राइवेट और एम्प्लॉय और जो गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ये पहला वाला चीज़ पूछ सकता है, बाकी कोई नहीं पूछेगा। बाकी आपको जो मैंने अनाउंसमेंट जो टेबल फॉर्म में देके रखी है उसको पढ़ते हुए जाना, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन पोस्ट ने बोला है कि हम जो है अब एक्सेप्ट करेंगे UPI पेमेंट नेशनल वाइड, और ये किया जाएगा अगस्त 2025 से। अगर आप बात करें इंडियन पोस्ट की, तो अब अगर इंडियन पोस्ट में पेमेंट करने जाते हो तो आपसे जो है कैश लिया जाता है, वहाँ पे आपके पास कोई UPI का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। आपने देखा होगा कि UPI का ऑप्शन कभी भी नहीं होता, जैसे आप इमेज में देख सकते हो UPI QR कोड नहीं होता। अगर आपने इंडियन पोस्ट में पोस्ट करने गया तो आपके पास कैश का ही एक ऑप्शन होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है, इन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी पोस्ट ऑफिस काउंटर हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे जो है क्या होगा, UPI अनेबल QR कोड रहने वाला है। ये जो है अंडर IT जो 2.0 सिस्टम है उसके अंदर लॉन्च किया गया है और ये एप्लीकेबल होगा अगस्त 2025 से। मतलब ये अगस्त से जो है बोला गया है कि 2 तरह के डिस्ट्रिक्ट में जो है QR कोड रखे जाएंगे, एक है मैसूर, दूसरा है बागलकोट, ठीक है। तो ये जो है कर्नाटका में 2 तरह के लोकेशन है जहाँ पे अभी टेस्टिंग के तौर पे देखा जाएगा कैसे जो है ये UPI काम करता है और कैसे जो है लोग आके जो है यहाँ पे UPI पेमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए। तो UPI पेमेंट तो लोग डेफिनेटली यूज़ करेंगे क्योंकि अभी पूरे जगह पे देखा जाए तो UPI ही चल रहा है, हर कोई जो है UPI ही पेमेंट करता है। तो अब इंडियन पोस्ट ने भी बोला कि हम जो है UPI पहले तो 2 जगह पे इंप्लीमेंट करेंगे, बाद में नेशनल वाइड में चलाया जाएगा। बोला जा रहा है कि इसकी वजह से जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया वहाँ पे बढ़ेगा, इवन ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसके बाद जो है एम्पावर करेगा सिटीजन को कि वो डिजिटल एक्सेस ले पाए और मतलब जो भी लोग हैं उनको जो है कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, तो कैश हैंडलिंग टास्क जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। ये भी कोई नहीं पूछेगा, आपको जो ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन वाला पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए क्या क्या फ़ायदा होने वाला है ये UPI लॉन्च करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बढ़ा है, एग्जाम में आपको यहाँ से डेट पूछ सकता है, बाकी आपको जो पायलट लोकेशन है 2 लोकेशन ये भी पूछ सकता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट लॉन्चेस की ओर बढ़े तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है, इन्होंने स्वगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है और इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो क्या चेंजेस किए गए हैं, पहली चीज़ कि ये ऐप जो है हेल्प करता है दिव्यांग या तो जो एल्डरली पीपल होता है उनके लिए, ठीक है, उनके लिए बनाया जाता है। इधर जो है एक तरह से AI चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया गया जिसके से रियल टाइम सपोर्ट मिल पाए। बाकी जो भी स्कीम्स रहती है उसके रिलेटेड भी जो है चीज़ें मिल पाए, जो दिव्यांग या तो जो एल्डरली पीपल रहता है उनके लिए जो भी स्कीम्स रहती है वो भी एक ही ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ऐप को जूम करके देखोगे PDF में तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। और बात करें कि ये जो है जियो टैग फोटो अपलोड फोटो का भी इसमें ऑप्शन है और इसके साथ जो गवर्नमेंट का स्कीम है वो सब भी जो है इसी ऐप में अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। तो लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आता है ये, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐप जो लॉन्च किया गया है किसके लिए लॉन्च किया गया है और फीचर कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में फीचर कोई नहीं पूछेगा। और बाकी आपको याद रखना है कि एक्सेसिबल है इंडिया कैंपेन के द्वारा, अलाइंड है इंडिया कैंपेन के द्वारा जो कि लॉन्च किया गया था दिसंबर 2015 में। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं यहाँ पे कुछ। नेक्स्ट एक ऐप लॉन्च किया गया है भाई गवर्नमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, ये आपको मिलेगा GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैक्स ऐप। अब ये क्या तरह जैसे नाम से पता लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो स्टैक देने का काम करेगा, स्टैटिस्टिक्स जो है वो देने का काम करेगा। किस तरह का स्टैटिस्टिक्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा रहता है जैसे कि CPI हो गया, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, ठीक है, और फिर बाकी जैसे मान सकते हो कि WPI हो गया, ठीक है, या तो कुछ कंपनी का जो है डेटा गवर्नमेंट का जो PSB ये सब है, ये सब का जो है डेटा यहाँ पे जो है लिस्टेड रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो है इसको डेवलप किया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा और इसके अंतर्गत जो भी डेटा
एक्सेस गैप रहता है सिटीजन, रिसर्चर और फिर पॉलिसी मेकर के बीच में, वो फिल करने का काम करेगा गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल डेटा रहता है वो रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं जो GeoEye स्टैट ऐप है इसमें जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। छोटा सा न्यूज़ है ये भी, इतना कोई है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए जा सकता है, बट नॉर्मली आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार में। तो यहाँ पे आपको जो डेवलपर है इनका नाम पूछा जा सकता है, और बाकी जो है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। डेवलपर का नाम पूछा जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा सकता है कौन सा मिनिस्ट्री ने जो है GeoEye स्टैट ऐप लॉन्च किया गया है, ये 2 क्वेश्चन पूछा सकता है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है 5 गीगावाट पर आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है बनाया है बेंगलुरु कर्नाटका में। इस फैसिलिटी को जो है बनाया गया है बाय लाइनेज पावर लिमिटेड। टोटल जो गोल है 500 गीगावाट का नॉन फिसल फ्यूल टारगेट 2030 का, उसको जो है बूस्ट करने का काम करेगा ये फैसिलिटी। 5 गीगावाट पर आवर की फैसिलिटी रहने वाली है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि अब लोग जो है बहुत ज़्यादा सोलर पैनल अपने घरों के ऊपर लगा रहे हैं। इवन जो गवर्नमेंट भी है वो सोलर पैनल अपने ऑफिस में या तो सोलर पैनल अपने जो ग्रिड है वहाँ पे भी लगाई जा रही है। तो अब ये सोलर पैनल लगाने की वजह से जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, अगर बात करते हैं घर में लगाया ये सोलर पैनल, तो ये सोलर पैनल की वजह से जो घर का इलेक्ट्रिसिटी है, जो घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो यूज़ हो गई, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी रह जाती है वो जाती है ग्रिड में। अब वो ग्रिड में जाएगी तो वो ग्रिड को जो है स्टोर करने के लिए कुछ तो कुछ बैटरी सिस्टम चाहिए होंगी, तो वो बैटरी सिस्टम जो है ये है, ठीक है। 5 गीगावाट आवर का जो है ये टोटल बैटरी सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। तो ये बैटरी सिस्टम आपको मिलेगा और इसके अंतर्गत जो है टोटल 5,400 करोड़ रुपए जो है प्रोवाइड किए गए बाय द गवर्नमेंट अंडर वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा। अब ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है इसके बारे में समझे तो ये किस तरह की फंडिंग है। इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने VGF, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको फंड करने का काम करता है। किसको? जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको फंड करने का काम करता है। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसको बनने में टाइम लगता है, जिसमें प्रॉफिट कम दिखता है स्टार्टिंग में। अगर बात करें सोलर पैनल या तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहां पे जो है इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर रहता है, जो प्राइवेट प्लेयर होता है वो पार्ट नहीं लेता। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट का जो VGF है वो पिक्चर में आता है और इसके द्वारा जो है फंड की जाती है। तो अभी टोटल 5,400 करोड़ रुपए की फंड की जा रही है और ये जो है 30 गीगावाट बैटरी स्टोरेज के लिए की जाएंगी। तो उसमें से ही जो है अभी 5 गीगावाट बैटरी के लिए जो है टोटल पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट पैसे नहीं पता बट टोटल जो है 5400 करोड़ रुपए जो है देने का काम करने वाली है गवर्नमेंट। अभी BESS क्या हेल्प करने वाला है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी है जो सोलर और विंड से जनरेट होता है उसको जो है देने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने लॉन्च किया एक मॉडल रूल जिसके अंदर बोला गया कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कैसे जो है ट्री को उगाया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर लैंड जो रहता है वहाँ पे बहुत जगह पे, इवन मेरे जो जगह है वहाँ पे भी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी बात कर दो, एग्रीकल्चर मेरे यहाँ पे सिर्फ जून से लेके कुछ नवंबर दिसंबर तक ही होता है, बाकी टाइम कुछ यूज़ नहीं होता उस एग्रीकल्चर लैंड का। तो बोला जा रहा है कि अगर कुछ यूज़ ही नहीं है तो इससे अगर आप जो है पेड़ उगा लो आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ रूल लाया गया है जिसकी वजह से जो एग्री फॉरेस्ट्री है वो बूस्ट होंगी, ठीक है। तो कुछ जो है पेड़ लगाने का जो है नॉर्म्स लाया गया है जिसकी से जो एग्री फॉरेस्ट्री है वो प्रमोट हो और जो रूरल का इनकम है वो भी बढ़े, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ रूल्स लाए गए जैसे कि सिंप्लीफाई परमिशन फॉर कटिंग ट्रीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ, एग्रीकल्चर लैंड की देखो 2 प्रॉब्लम्स होती है। एक तो जो एग्रीकल्चर लैंड होता है वहाँ पे इन्होंने एक तो ट्री उगाने की बोली गई है, इसके बाद ही जो है एग्रीकल्चर लैंड में अगर ट्री उगा रहेगा तो वहाँ पे जो है खेती करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए रूल लाया गया है कि अगर कोई बंदा अगर एग्रीकल्चर लैंड में अगर कोई ट्री है उसको काट के अगर खेती वेती करना चाहे तो वो परमिशन ले सकता है, उसको सिंप्लीफाई किया गया है। अब वो कहाँ से कर सकता है, जो नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम है उधर जो जाके वो अपना परमिशन ले सकता है और इसके साथ ही जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है जो प्लांटेशन है उसका। अगर कोई ट्री प्लांट कर रहा होगा तो उसके लिए भी जो है रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। इसके साथ ही जो है जो भी ट्री रहेगा उसका डेटा भी रहेगा कि कहाँ पे जो ट्री उगा है, उसके साथ लैंड प्रूफ भी रहेगा और जो है स्पीसीज एंड प्लांटेशन इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ रहने वाला है एक साथ ही।
ठीक है। और ये वेरिफिकेशन करने का काम रहने वाला है जो एजेंसीज हैं उनको, कि सही से जो है काम जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और उसके साथ जो डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर है उनका भी काम रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मेन फोकस ये है कि जो फार्मर है वो प्लांट करे और हार्वेस्ट करे टिम्बर विथ ईज। ठीक है, ईजी से जो है सब कुछ हो पाए, उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है। सिंपल मैं बताऊं तो क्या है कि अगर पेड़ काटना हो तो आप जो फार्मर्स हैं वो नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम में जाके जो है परमिशन ले सकते हैं। इवन अगर बात करें अगर पेड़ काट रहे होंगे तो पेड़ उगाना भी होगा, या तो पेड़ उगाने का कोई अगर सोच रहा है तो वो भी जो है NTMS पोर्टल में जाके रजिस्ट्री कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अब हमने ट्री की बात कर ली, हम अब ट्री के ही साथ जो है हल्दी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो हल्दी बोर्ड हेडक्वार्टर बनाया गया तेलंगाना में बाय अमित शाह जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभाल रहे हैं, तो इन्होंने टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर बनाया गया है। टोटल इसमें 2000 करोड़ रुपये जो है अलॉट किए गए हैं। इसमें इसका काम रहने वाला है जो हमारा टर्मरिक का जो एक्सपोर्ट है वो 1 बिलियन तक किया जाएगा 2030 तक, जिसके अंतर्गत जो फार्मर्स हैं उनका जो है जो अर्निंग है वो बढ़ेगी। ठीक है, मोस्टली जो भी हल्दी रहेंगी उसका जो है ब्रांड प्रमोशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ जो है ये टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर से ही किए जाएंगे। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ हल्दी प्रोड्यूसर या टर्मरिक प्रोड्यूसर के तौर पे। और अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना को एज अ टर्मरिक सिटी भी बोला जाता है। तेलंगाना में जो निज़ामाबाद है इसको एज अ टर्मरिक सिटी भी बोला जाता है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में आजकल थोड़ा SSC टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर SSC टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है यूनाइटेड नेशन ने जो है UN80 इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अंतर्गत जो है रिफॉर्म करने की बात कर रहा है और मॉडर्नाइज करने की बात कर रहा है UN सिस्टम को। ठीक है, UN सिस्टम, यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जिसके अंदर का टोटल 196 कंट्रीज है और 196 कंट्रीज जो है डिसाइड करती है कैसे जो है पूरा वर्ल्ड चलने वाला है। तो इसके जो है 80 एनिवर्सरी से पहले जो है बोला गया कि हम कुछ रिफॉर्म करेंगे और मॉडर्नाइज किया जाएगा UN सिस्टम को। ठीक है, ये जो टास्क फोर्स है UN80, इस टास्क फोर्स को जो है गाई राइडर जो है लीड कर रहे थे, ये इनका नाम भी आपको याद रखना है। और UN के जनरल सेक्रेटरी कौन है, इनका नाम को आपको पता ही होगा, एंटोनियो गुटेरेस जो है इनके UN के जो है लीड कर रहे हैं, UN जनरल सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे हैं। इनका नाम भी आपको याद रखते चलना है। ठीक है, बट पूछा नहीं चांस बहुत कम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाई राइडर जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है टास्क फोर्स को लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो स्पोर्ट्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है क्रिकेट की तरफ से कि जो ICC हेडक्वार्टर जो दुबई है, इन्होंने एक नया रूल लाया गया है मेंस ICC टूर्नामेंट के लिए। अब मेंस के लिए लाया गया तो फीमेल के लिए भी लाया जाएगा बाद में, बट अभी के लिए जो है मेंस के लिए लाया गया है कि जो टेस्ट क्रिकेट है, ODI है, वनडे क्रिकेट या तो T20 फॉर्मेट का क्रिकेट, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। और ये चेंजेस अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा था 2025-26 का, वहीं पे जो है ये चेंजेस भी हुए हैं। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। तो टेस्ट मैच के बारे में बात करें तो टेस्ट जो मैच होता है उसमें रेड बॉल यूज़ किया जाता है। तो रेड बॉल रूल के हिसाब से बोला गया है कि अगर कोई भी अगर टेस्ट मैच खेल रहा हो तो उसका जो है स्टॉप क्लॉक टाइम जो है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का देख सकते हो कि बोला गया है कि अगर कोई भी ओवर है उसके वो एक ओवर खत्म हुआ, जैसे मान लेते एक ओवर खत्म हुआ तो दूसरा ओवर के बीच में मैक्स टू मैक्स 60 सेकेंड या तो 1 मिनट का ही टाइम हो सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता। तो अगर मान लेते हैं कि एक बार गलती कर दे 60 सेकेंड होना चाहिए था, हाँ 60 सेकेंड से अगर मान लेते हैं एक बार में ही ज़्यादा ले गया, ठीक है, एक ओवर करवाया उसके बाद बीच में जो है 60 सेकेंड का गैप है और ऐसे करके 2 बार वार्निंग मिल गई, उसके बाद अगर तीसरी वार्निंग में जो है उसमें जो है पेनल्टी लगने वाले 5 रन टू दी बैटिंग साइड। मतलब बॉलिंग साइड में अगर मान लेते हैं कि 60 सेकंड का जो है 3 बार अगर उनके ऊपर वार्निंग मिल गई तो उस केस में 5 रन करके मिलेगा बैटर्स को, जो बैटिंग कर रहा है उसको जो है 5 रन करके एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। और ये जो रूल है ये हर 80 ओवर के बाद जो है रीसेट भी होगा, हर 80 ओवर के बाद रीसेट भी होगा। ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ट्राई किया है कि जो भी कंटेंट जो भी न्यूज़ है उसको मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दे पाऊँ और आप चीज़ें जो है आराम से समझ पाओ। अब बात करते हैं वाइट बॉल रूल की। अब जो वाइट बॉल रूल है इसके अंतर्गत बोला गया है, हाँ एक चीज़ और कि जो ये स्टॉप क्लॉक जो रूल है ये पहले ही वाइट बॉल रूल में चल रहा था, वाइट बॉल का जो गेम है उसमें चल रहा था, पर अभी के टाइम पे जो है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी चला हुआ आ रहा था बट अब टेस्ट क्रिकेट के लिए लागू कर दिया है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं जो ODI बॉल यूजेस हैं उस पर कुछ अपडेट किया गया है कि जो
अगर बात करें ओडीआई में 50 ओवर का गेम होता है ना, आप सबको पता ही होगा वैसे तो 50 ओवर के गेम में बोला गया कि जो 34 ओवर तक जो है 2 नए बॉल यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि बात करें जब बॉलिंग करवाते हैं तो जब नया बॉल होता है तो बॉलिंग कराना मुश्किल होता है, वो स्विंग नहीं होता। अब जब पुराना हो जाता है तो स्विंग होना ईजी हो जाता है, ठीक है, स्विंग करना ये सब ईजी हो जाता है। तो बोला गया कि जब तक 34 ओवर तक जो है 2 नए बॉल जो है यूज़ किए जाएंगे, वो अनचेंज रहेगा, जो पहले जैसे रूल था वैसे ही। लेकिन बात करें 35 ओवर के बाद, फ्रॉम 35 ओवर फील्डिंग साइड सेट 1 बैटर बॉल, मतलब अपने हिसाब से जो है बैटर बॉल जो बैटिंग जो कर रहे हैं उनको कौन सा बॉल लेना है, ठीक है, बॉक्स पकड़ाया जाएगा एम्पायर के द्वारा, तो वहां से एक बॉल जो है सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, एक पूरा का पूरा बॉक्स दे दिया, वहां से जो है बॉल सेलेक्ट कर सकता है कौन सा बॉल लेना है बॉलर, और ये जो है लास्ट जो 16 ओवर रह गया वहां पे ये चीज़ कर सकता है। तो इसके अंदर का एम रखा गया है कि रिवर्स स्विंग ये सब जो है बूस्ट हो पाए, उसी की वजह से लास्ट 16 ओवर में इसी के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि जितना बॉल पुराना होता है तभी जो है वो स्पिन होता है, स्विंग होता है। और नए बॉल के बारे में बात करें तो नए बॉल इसलिए जो है पेसर कराते हैं, देखना अभी कभी भी नए बॉल हर समय स्टार्ट जो है वो पेसर कराते हैं। कारण ये है कि अगर नया बॉल स्पिनर को पकड़ा दिया तो स्पिन ही नहीं होगी बॉल, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो नया बॉल है वो 34 ओवर्स तक यूज़ किए जाएंगे 2 नए बॉल्स, और उसके बाद 35 ओवर्स के बाद जो बॉलर है या तो जो बॉलिंग टीम है उनके पास सेलेक्ट करने का चांस होगा एक बॉल, ठीक है, एक बॉल ले सकता है लास्ट 16 ओवर के लिए। और कुछ शॉर्ट रन पेनल्टी भी ये भी रखा गया, इसको भी एक्सपेंड किया गया। इसके बारे में बढ़ते हैं। पहले क्या रूल था कि 5 रन पेनल्टी लगती थी बैटिंग टीम को। पहले क्या था कि बैटिंग टीम को जो है 5 रन की पेनल्टी लगती थी वाइट बॉल रूल के अंतर्गत। बट अभी जो फील्डिंग टीम जो है चॉइस कर सकता है कौन सा बैटर जो है स्ट्राइक में रहेगा, ठीक है। पहले क्या था कि 5 रन की जो पेनल्टी थी वो हटाया गया है, और अब जो नया रूल लाया गया है कि फील्डिंग टीम चॉइस करेंगी अगर शॉर्ट रन पेनल्टी हुआ तो, ठीक है। तो शॉर्ट रन पेनल्टी के अंतर्गत जो फील्डिंग टीम है वो चॉइस करेगी कौन सा जो है बैटर स्ट्राइक करने वाला है। एक और रूल चेंज किया जो कि मुझे बहुत ख़राब लगा, बाउंड्री कैच रूल। तो बाउंड्री कैच रूल के अंतर्गत अगर बात करें जो फील्डर है वो एक ही बार बॉल को टच कर सकता है। आपने एक देखा होगा, एक थोड़ा सा इमेज बना लेते हैं, मान लेते हैं ये बाउंड्री है 4 और 6 की, ठीक है, 4 और 6 की बाउंड्री है। तो आपने अब तक देखा होगा जो क्रिकेटर होता है वो यहाँ पे जंप करके जाता है मेंढक की तरह, और उसके बाद मेंढक की तरह यहाँ पे वापस से जंप करके आ सकता है, फिर वापस से मेंढक की तरफ वापस से जो है बाउंड्री की साइड जा सकता है, फिर वापस से आके वापस कैच कर सकता है। बट बोला गया कि अब ऐसे जो है नाचना बंद करना पड़ेगा बाय आईसीसी। बट ये मज़ा आता था यार देखने में ना, कि एक्साइटमेंट बने रहता है कैच होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो ये जो रूल है चेंज किया गया कि आप ऐसे जंप करके नहीं जा सकते, आपको जो है 1 टच में ही जो है कैच करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं वापस से हम बाउंड्री बना लेते हैं, तो बाउंड्री है तो जो प्लेयर रहेगा वो एक बार जा सकता है बाउंड्री की साइड, बॉल को टच करके वापस फेंक सकता है और वापस आके जो है कैच करना पड़ेगा। अगर वापस कैच नहीं कर पाया या वापस फेंकने की कोशिश, जो पहले रूल था वैसा रूल जो है अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये मज़ा आता था देखने में, बट अब जो है रूल हट चुका है, और अब जो है मस्ट लैंड फुली इनसाइड बाउंड्री, तो बाउंड्री के अंदर ही जो है इनसाइड होना चाहिए, तभी जो है एक तरह से वैलिड कैच माना जाएगा। ये सारे के सारे रूल जो है चेंज किए गए हैं भाई आईसीसी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से जो है डिटेल में मैंने पूरा का पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने यहाँ पे छोड़ी है न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट डेली करंट अफेयर्स 1 जुलाई का। आज 1 जुलाई हो गया, आधा महीना चला गया है। आपके पास आईपीएस पीओ के बारे में बात करें सिर्फ 17 दिन बाकी, एक महीना 17 दिन बाकी है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। तो अभी ट्राई करो, अगर जीए अब तक कंप्लीट नहीं किया तो जीए जल्द से खत्म करो। और फिर बैंकिंग साथी अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको माइंड मैपिंग में करंट अफेयर्स पढ़ना हो तो इस तरह से, या तो मंथली या वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना तो आप पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, नहीं तो डेली इनफ है, डेली पढ़ोगे तो वो भी चलेगा। बात करें वीडियो की, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहेंगे, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और वीडियो अभी के लिए रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और बाकी हम कल मिलते हैं, और बाय।